मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं कि हम नए वीडियो के साथ आपको हर रोज़ प्रस्तुत होते हैं। तो एक नया वीडियो लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो इसमें भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बोर्ड या किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको आप समझिए और पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको निश्चित रूप से खुद आप में संतुष्टि मिलेगी कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से उसको आगे भी हार्ड क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2 पॉइंट चार्ज Q1, देखिए ये 2 पॉइंट चार्ज है Q1 इज इक्वल टू 6 × 10⁹ coulomb and Q2 is equal to -2 × 10⁻⁹ coulombs are separated by a distance 0.3 meter. Find the electric potential energy of the system. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का तो पहले आप फार्मूला जान जाइए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाते हैं। U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R, ये होता है। जहाँ की Q1 Q2 जो है, Q1 Q2 की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू 0.3 मीटर दी हुई है। तो इसमें रख देंगे K की वैल्यू आप जानते ही हैं कांस्टेंट होती है और इस कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई 9 × 10⁹ तो रखेंगे। तो U इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁹ रख देंगे। उसके बाद Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू रख देंगे। तो 6 × 10⁻⁹ और दूसरा Q2 जो है 2 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई R की वैल्यू कितनी दी? 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। तो ये सब की वैल्यू रख देने पर उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। इसको हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी रहती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 की वैल्यू 6 × 10⁹ ये दिया हुआ है। Q2 की वैल्यू माइनस है। तो दोनों चार्ज अपोजिट चार्ज हैं, एक प्लस चार्ज में है और दूसरा माइनस चार्ज में है। और दोनों चार्ज कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 0.3 मीटर की दूरी पर ये रखे हुए हैं। तो इनको उनके बीच जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। वो भी कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखिए अगर आपको दो कोई चार्ज ऐसे दिए रहते हैं, ऐसे कोई चार्ज दो दिए हुए हैं और उन दोनों सिस्टमों को के बीच में कोई न कोई एनर्जी होगी और वो कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला फिर से आप याद कर लीजिए। फार्मूला क्या है? एक ही फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और कौन सा है? देखिए U इज इक्वल टू K कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई R, जहाँ की K कांस्टेंट है, U जो है पोटेंशियल एनर्जी है, Q1 एक पहला चार्ज, जैसे एक पहला चार्ज यहाँ रखा हुआ है और दूसरा जो है R मीटर की दूरी पर ये Q1 चार्ज हो गया और दूसरा जो है ये Q2 चार्ज हो गया। ये कितनी इनके बीच की दूरी जो है R मीटर है। तो इनके बीच कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U होगी उसे हमें निकालना है। और K की वैल्यू आप ध्यान दीजिए, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू ये कांस्टेंट दी रहती है 9 × 10⁹ तो ध्यान दीजिए इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्या क्या वैल्यूएँ दी हुई हैं और वो भी किस सिस्टम में? MKS सिस्टम। MKS का मतलब होगा मीटर किलो सेकंड पद्धति में इसमें मान निकालनी है। और MKS पद्धति में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? जूल होती है। तो जूल इसमें लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मान जो होगा जूल में आएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम
निकाल लेंगे। तो इसमें इस वैल्यू को रख करके आप सॉल्व कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि क्या आंसर आया है कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखिए लंबा वायर है, कोई भी बहुत लंबा वायर है जिसमें कि 4 एम्पियर की धारा बह रही है और कितनी दूरी पर इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आर दूरी है, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई बिंदु, यहाँ पर बी की वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो 4 एम्पियर की इसमें करंट बह रही है, लंबा वायर है, तो कितना इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। आर मीटर की दी, आर की वैल्यू इसमें दी, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 मीटर दिया हुआ। तो कौन सा फार्मूला लगाएं, बी स्ट्रेट लाइन म्यू जीरो आई अपान 2r, ये इसमें फार्मूला लगेगा। म्यू जीरो की वैल्यू, म्यू जीरो या म्यू नॉट भी कहते हैं उसको, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 4 पाई इंटू 10⁻⁻ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो फिर से आप समझ लीजिए, एक लंबा तार है, जब भी हम किसी भी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए वो दूरी r मीटर है और उसकी दूरी की वैल्यू भी दी हुई है 0.2 मीटर दिया हुआ। तो उसके इस वायर के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होगा, मान लीजिए पॉइंट A है, तो यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा उसका मान निकालना। तो यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है, ध्यान दीजिए, जब किसी भी तार में धारा प्रवाहित की जाती, करंट फ्लो होती है, तो करंट बहने से उसमें जो है एक चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उसके चारों तरफ होता है। तो किसी भी बिंदु पर हम उसका मान निकाल सकते हैं। और ये भी ध्यान दीजिए, लंबे तार छोटे तार इसके लिए अलग अलग फार्मूला है। तो यहाँ बहुत लंबा तार है, इसलिए इसका फार्मूला जो क्या आ जाएगा म्यू जीरो आई अपान 2r होगा। तो आप इसको वैल्यू रख करके फिर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम वैल्यू रख करके आपको बता देते हैं इसमें कैसे इसकी वैल्यू रखेंगे और क्या क्या मान दिया हुआ है इसमें। देखिए तो b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू जीरो आई अपान 2r, 2 पाई r होता है। तो इसकी वैल्यू रख देंगे, म्यू जीरो की वैल्यू होती है कितनी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मीटर टेस्ला मीटर बाई एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 एम्पियर डिवाइड बाई 2 पाई और फिर आर की वैल्यू जितनी दी हुई है 0.2 मीटर। तो देखिए ये सब कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और तो आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, बहुत इजी आएगा। तो कितना आ जाएगा, 0.2 से 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 10 ऊपर हो जाएगा और ये 0.2 हो जाएगा, तो 2 केवल वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा। तो 4 इंटू 10⁻⁻6 इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसका आंसर ये आ जाएगा। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, जब किसी भी लंबे तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान इस फार्मूले से निकाला जा सकता है, जिसमें कि म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो वैल्यू आपको पेपर में दिया रहेगा। धारा करंट जो फ्लो होती है उसकी वैल्यू दी रहेगी और आर की दूरी दी रहेगी। तो इसमें देखिए क्या क्या वैल्यू दी जा सकती, आई की, आर की और बी की। 3 वेरिएबल क्वांटिटी हैं, 3 में से कोई भी 2 वैल्यू दी रहेगी और उसमें से एक वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए बी, आई और आर, ये 3 चीज़ें हैं, बी, आई और आर। तो देखिए बी, आई और आर के लिए आपको क्या करना होगा, बी और आई आर के लिए आपको 2 वैल्यू की वैल्यू आपको उसमें खोजना पड़ेगा कि कौन सी 2 वैल्यू दी हुई है और कौन सी वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए इस फार्मूले में देखिए
एक बार और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एक बार जब क्लियर हो जाएंगे तो आपको उससे लंबे से लंबे क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए क्या करना है इसमें, b इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपान 2 पाई r, अगर ये दिया हुआ तो देखो एक आई हो गई, एक आर हो गया और एक बी हो गया। तीन चीज़ें हैं, वेरिएबल हैं, जिसमें से कोई भी दो वैल्यू दी रहेगी। आई आर दिया रहेगा तो बी आपको निकालना पड़ेगा, या आर और बी दिया रहेगा, आर और बी दिया रहेगा तो आई आपको निकालना होगा, या आई और बी दिया रहेगा, आई और बी दिया रहेगा तो ये आर को भी निकालना होगा। तो इस तरह से कोई भी तीन वैल्यू में से दो वैल्यू दी रहेगी और उसकी वैल्यू निकालनी होगी। इसमें दूसरा ध्यान ये देना है कि किस पद्धति एम के एस में है। देखिए एम के एस में निकालना है या सी जी एस में निकालना है, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि किस में हमको निकालना है ये वैल्यू, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म स्पीड एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसमें क्या है, एक कार चल रही है कितने स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। देखिए क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा क्या निकालना है, कैसे निकालना है। तो देखिए इसमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस टेबल इन दिस टाइम। तो दो चीज़ें इसमें निकालनी है। एक्सेलरेशन तो यहाँ देख रहे हैं 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, मतलब ये किलोमीटर में दिया हुआ है स्पीड। तो आपकी जो वेलोसिटी है इसमें इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, यही ध्यान देना है। देखिए 72 किलोमीटर है तो 72 किलोमीटर को पहले तो मैम कैसे बदलिए, किलोमीटर में, तो इसको मीटर में बदलिए। 72 इंटू 1000 से गुना कर दीजिए तो मीटर में आ गया। और चूँकि आवर में है, घंटे में, तो इसको सेकंड में बदलना है। तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो इससे आपको ये निकल जाएगा। तो आपकी वेलोसिटी आ गई। ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि कार जो है यूनिफॉर्मली पहले तो रेस्ट पे है, उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है। कितना, 72 किलोमीटर पर आवर के रेट से चल रही है। कितने सेकंड तक चली, 10 सेकंड तक चली। तो उसमें क्या एक्सेलरेशन आया, मतलब कि त्वरण निकालना है, ये निकालना है। और दूसरा आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना, मतलब यश निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको फिर से आपको इस क्वेश्चन को एक बार और क्लियर से समझ लीजिए। देखिए पहले तो क्या क्या दिया, u 0 दिया हुआ है, v जो है 72 किलोमीटर है, तो इसको 72 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करके फिर 60 इंटू 60 से निकाल करके ये वेलोसिटी निकाल लेंगे। फिर v इज इक्वल टू u प्लस 80 से हमको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो इसमें v इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो a इंटू टी। तो आपको इसमें a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू v अपान टी। v की वैल्यू इससे आ जाएगी। देखिए v की वैल्यू आ गई और t की वैल्यू 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो आपको इस तरह से आपको पूरी वैल्यू इसकी मालूम हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया, 72 किलोमीटर को हमने मीटर पर सेकंड में बदल दिया, तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब देखिए इसमें हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए देखिए ये फार्मूला लगाएंगे, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस डिस्टेंस है, प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है, हाफ ए की वैल्यू हमने 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दिया, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। और टी की वैल्यू जो है 10 का स्क्वायर
रख देंगे। ए की वैल्यू वही जो वैल्यू दी हुई है, देखिए 1/2 इंटू 72 इंटू 1000, इसको हल करके रखेंगे। यहाँ पर हम ऐसे रख दे रहे हैं 60 इंटू 60 आपको समझने के लिए, और 10 का स्क्वायर, 10 सेकेंड में कितने दूरी चली ये वैल्यू आ जाएगी। किस में आएगी, इसकी वैल्यू मीटर में आएगी। ध्यान दीजिए ये वैल्यू MKS पद्धति में। तो क्या फार्मूला लगा रही है, या S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से। UT 0 हो जाएगा क्योंकि U की वैल्यू इसमें 0 है। A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे, और समय का मान 10 सेकंड दिया हुआ। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। एक तो पहला पार्ट है आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT से निकालेंगे। दूसरा पार्ट जो है डिस्टेंस निकालना है, तो यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकालेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना होगा, क्योंकि ये चीज़ जो आपको दी हुई है ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको हम किलोमीटर को मीटर में पहले बात तो बदल देंगे, मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे, तब उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए हमने निकाला ही है। अब इसमें देख लीजिए कैसे कैसे कि पहले हमने इसको मीटर में बदल दिया, मीटर पर आवर में निकल दिया, और उसके बाद फिर जो है हमने वेलोसिटी निकाली। वेलोसिटी निकालने वेलोसिटी u 0 हो गई, v की वैल्यू रख दिया, और v की वैल्यू रख करके एक्सेलरेशन निकाल लिए, त्वरण निकाल लिए। त्वरण निकालने के बाद फिर हमने यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से, ये 0 हो गया, हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। तो इससे आपको a की वैल्यू और t की वैल्यू, a की वैल्यू और t की वैल्यू यहाँ से रख दिए। तो ये आपको इसका डिस्टेंस कार कितनी 10 सेकेंड में कितने दूर तक चली 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ये आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर मात्रक निकलना है, मात्रक आप मीटर में लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपको MKS सिस्टम में रखा हुआ है। तो MKS सिस्टम में ये दिया हुआ है, इसलिए इसको हम आसानी से निकाल लेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए तो अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स लाइट का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। क्या दिया है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस पहले समझ लीजिए। कॉन्वेक्स लेंस आप जैसा कि जानते हैं, लेंस में जो है दो ढंग के लेंस होते हैं। एक तो उत्तल लेंस जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ये है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा जो है अवतल लेंस होता है, ये अवतल कॉन्केव लेंस होता है। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस की जो मोटाई बीच में ज़्यादा होती है, और कॉन्केव लेंस की मोटाई कम होती है, इसमें कहीं भी पॉलिश नहीं की होती है, तो इसलिए इसको लेंस कहते हैं। और जो होता है मिरर होता है, मिरर में देखिए एक तरफ पॉलिश की होती है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तो इस तरह से ये एक तरफ इसमें पॉलिश की होती है। तो आपको जब पॉलिश की रहेगी तो इसमें जो है प्रतिबिंब एक ही तरफ बनेगा, इधर नहीं बनेगा, इधर इस साइड में प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि इधर लाइट जाएगी नहीं। लेकिन यहाँ पर लेंस में आपको इधर भी प्रतिबिंब बन सकता है और इधर भी प्रतिबिंब बन सकता है, रियल ही बन सकता है और इमेजिनरी बन सकता है। तो रियल का मतलब हो गया कि वास्तव में जहाँ प्रकाश की किरणें मिलेंगी वहाँ पर वो रियल इमेज बनेगा। इन्वर्टेड बनेगा मतलब उल्टा बन सकता है, उसके बराबर बन सकता है, या उससे छोटा बड़ा भी बन सकता है। तो दो बात ध्यान दीजिए, एक तो रियल इमेज और दूसरा जो है इमेजनरी इमेज। तो इमेजनरी इमेज में क्या क्या होता है, इमेजनरी में क्या होता है, वो प्रकाश की किरण वास्तव में नहीं पहुंचती, और रियल इमेज में जो होता है वो वास्तव में वहाँ प्रकाश की किरण मिलती हैं, इसलिए वहाँ पर प्रतिबिंब वास्तव में बनते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या इसमें दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ें हमको निकालनी है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान दीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ इसकी दी हुई है। तो फोकल लेंथ एफ की वैल्यू इसमें दी हुई है, कितनी दी हुई है
20 सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, तो u इज इक्वल टू अवे फ्रॉम द लेंस, देखिए पीछे की तरफ, तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर ये है। तो हमको निकालना क्या है, इमेज बनाना, पोजीशन कहाँ पर इमेज बनेगी, मतलब v निकालनी है। तो यह फोकल लेंथ हो गया, u वस्तु की दूरी हो गई, और v जो है प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अब इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, देखिए क्या फार्मूला लगाएंगे, 1/v, देखिए ये 1/v इज -1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए 1/v हमको निकालना, v की वैल्यू निकालनी, तो 1/f -1/u ये वैल्यू दी हुई है। अब इसमें क्या क्या रखना है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, u की वैल्यू -30 है और v की वैल्यू 20 है, तो -30 और 20 रखेंगे। तो -30 और 20 रखने के लिए यहाँ पर u की जगह -30 रखेंगे, तो u की जगह आप -30 रख दीजिए। तो यहाँ जब -30 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +1/30 और f की वैल्यू 1/20 दिया हुआ, तो 1/v की वैल्यू इससे आ जाएगी। तो आप इसको सॉल्व कर करके बहुत ही आसानी से क्या निकाल लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे। अगर ये पॉजिटिव आता है तो प्रकाश के चलने की दिशा में जो है इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। अगर ये निगेटिव आता है तो प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में उसकी इमेज बनेगी, वो भी अब ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसको भी हम और क्लियर समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश लेंस है, ये लेंस है, यहाँ से यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो जब आप इस दिशा में, इसके सेंटर से इस दिशा में अगर हम यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है इस दिशा में, और यहाँ पर जो है आकर के मिलती है, ऐसे इधर से भी प्रकाश की किरण चली और यहाँ पर जाके मिली, वास्तव मिल रही है, तो इस बिंदु पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो रियल बनेगा, वास्तव में किरणें मिल रही हैं। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ से प्रकाश के किरण इधर चल रही है, तो इस दिशा में जब दूरी नापेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, चाहे u की हो चाहे v की हो, कुछ भी दूरी हो पॉजिटिव होगा। और मान लीजिए इसके विपरीत दिशा में अगर हम ऐसे नापते हैं तो ये दूरी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इसमें v u ये सब आपको ध्यान से प्लस माइनस, v और u को प्लस में लिखना है, इसी पर सवाल सही होता है। अगर माइनस में लिखना है कि प्लस में लिखना है, ये देना। तो याद रखिए बहुत ईजी है। अगर प्रकाश के किरण इधर से नापते हैं दूरी, इस दिशा में ऐसे नापते हैं, तो किरण के चलने की दिशा में, तो वो दूरी पॉजिटिव ली जाएगी। और अगर प्रकाश के किरण के विपरीत दिशा में नापते हैं तो वो दूरी माइनस ली जाएगी। तो v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से। और u क्या है, वस्तु की दूरी है, लेंस से कितनी दूरी पीछे या आगे वस्तु रखी गई है वो दूरी है। f क्या है, फोकस दूरी, जहाँ पर ये फोकस होती, सभी किरणें जाकर के जहाँ पर मिलती हैं वो फोकस दूरी कहलाती है। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन के अलावा आपको समझ में भी आना चाहिए। तो इसमें केवल एक ही फार्मूला लग गया, कौन सा फार्मूला लग गया, वो लगा आपको 1/v इज इक्वल -1/u इज इक्वल टू 1/f, यही फोकल लेंथ निकालने के लिए। या u देखिए यहाँ भी तीन चीज़ें दी हुई है, v u और f, तीन चीज़ें हैं। अब तीन में से आपको कोई भी दो चीज़ दिया, तो v u दिया रहेगा तो f निकालना होगा, या u और f दिया रहेगा तो v निकालना होगा। मतलब कोई भी तीन चीज़ों में से कोई भी दो चीज़ें आपको दी रहेगी तो आपको एक चीज़ निकालनी होगी। और इसमें एक बात और भी ध्यान रखिए कि u और v पॉजिटिव और निगेटिव कैसे लेंगे, तो वो भी हमने आपको क्लियर बता दिया कि अगर प्रकाश के किरण के चलने की दिशा में अगर आप दूरी नापते हैं तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर प्रकाश के किरण के चलने की विपरीत दिशा में नापते हैं तो दूरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो u जो है वस्तु की दूरी है लेंस से या दर्पण से, और v जो है वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है, और यह फोकल लेंथ है। अब रियल इमेज बनेगी, रियल बनती है या
इमेजनरी बनती। तो इसके लिए हमने आपको बताया ही था। रियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रियल जो है वास्तव में प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत मिलेंगी, और अगर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत नहीं होंगी तो कम से कम 2 किरणें तो चाहिए ही, जिससे किसी भी वस्तु की इमेज बने। ध्यान रखिए, कम से कम 2 किरण जरूर चाहिए, जिससे कि प्रकाश की किरण के कारण दोनों प्रकाश किरण जहाँ मिलेंगी वहाँ पर इमेज वस्तु की बनेगी। उल्टी बन सकती है, सीधी बन सकती है, रियल बन सकती है और इमेजनरी बन सकती है। तो ये सब इस देखिए ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में ये सब चीज़ों का एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लस माइनस में आपने कहीं गलत किया तो जान लीजिए सारा का क्वेश्चन आंसर भी गलत हो जाएगा, आपकी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ें आपको देखना होगा यहाँ पर। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप वी, यू और एफ को पॉजिटिव लें या फिर नेगेटिव लें। पॉजिटिव तब लेंगे जब प्रकाश के किरण के चलने की दिशा में होगा। निगेटिव कब लेंगे, जब प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में हम दूरी को नापते हैं तो निगेटिव लेंगे। और दूसरी चीज़, अगर तीनों सेंटीमीटर में दिया हुआ तब तो आप सेंटीमीटर में लिखिए, सीजीएस पद्धति में हो गई। और अगर मीटर में दिया हुआ है तो एमकेएस पद्धति में हो जाएगी। रियल इमेज बनेगी कि या इमेजनरी, तो रियल का हमने बताया थी कम से कम 2 किरणें, जैसे 2 किरणें कहीं भी जाकर के मिलती हैं तो वहाँ पर जो बनती है 2 किरण, तो वहाँ पर क्या कैसी इमेज बनेगी, वो रियल बनेगी, वो रियल इमेज बनेगी। और अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में वहाँ पर नहीं मिलती, तो वो कैसी होगी इमेज, वो इमेजनरी होगी, काल्पनिक होगी। तो ये सब चीज़ें आप इसमें ध्यान दीजिएगा, तब जा कर के इसको क्वेश्चन को दीजिए, क्योंकि प्लस और माइनस का ज़रा सा भी फ़र्क हो जाएगा, अगर गलत हो गया तो सारा का सारा क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्टिक्स बड़ी खतरनाक चैप्टर्स होते हैं, उसमें प्लस माइनस में अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी है समझने के लिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो आपको ये सब क्वेश्चन हमने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन जो है ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन जो है एक गैस, ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से है ये क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, ए गैस डज 100 जूल ऑफ वर्क, ए गैस डज 100 जूल ऑफ वर्क व्हेन एक्सपेंडिंग एट ए कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है। इफ 150 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द गैस, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए, गैस वर्क कर रही है कब, जैसे मान लीजिए किसी में इसमें हमने किसी में गैस को रखा, इसका प्रेशर चारों तरफ से प्रेशर जो है वो हमने क्या किया, उसको कांस्टेंट कर दिया, ठीक। अब जब प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, एकदम बंद है, अब इसमें हीट को अगर हम सप्लाई करेंगे, हीट उष्मा देंगे, मान लीजिए कि उष्मा दिया, तो जब उष्मा देंगे तो ये फैलेगा, लेकिन इसको प्रेशर के कारण जब फैलेगी गैस तो ये बाहर की तरफ ये फैलेगी, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए तो व्हाट इज द, जब फैलेगी तो कुछ न कुछ बाहर एक्सपेंड करेगी, तो कुछ न कुछ कार्य करेगी ये, तो वो कार्य हमको दिया हुआ है कितना, डज व्हेन वर्क। देखिए 150 जूल की हमने हीट उसको उष्मा दी, उष्मा कितनी दी 150 जूल, मतलब क्यू की वैल्यू इसमें हमने दे दी 150 जूल उष्मा दे दी। और इसके कारण उष्मा के कारण कितना कार्य उसने किया, डज, देखिए यहाँ लिखा गैस डज 100 जूल ऑफ वर्क, तो डब्ल्यू की वैल्यू इसमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 100 जूल ऑफ वर्क इसमें दिया हुआ। तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए क्वेश्चन को, गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर हमने क्या किया, उसको उष्मा दिया, मतलब उसको गर्म किया, हीट कितना दिया 150 जूल के बराबर उसको उष्मा दी, तो जब गर्म करेंगे तो ज़रूर ये गैस फैलेगी। देखिए फैलेगी, तो फैलने के कारण उसने कितना कार्य किया 100 जूल किया। तो इसकी इंटरनल एनर्जी, इसकी अंदर की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी
कितना परिवर्तन होगा, उसके चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। डेल्टा U इज द चेंज ऑफ एनर्जी, मतलब कि U2 शुरू में U2 और माइनस U1 प्रारंभिक और अंतिम एनर्जी का अंतर है। Q क्या है, इसमें ऊष्मा है। W क्या है, किया गया कार्य है। तो कितना इसमें कार्य इंटरनल एनर्जी में बढ़ोतरी हुई या कमी हुई वो हम देखेंगे। तो देखिए इसमें 100 जूल जो है वर्क डन होता है, मतलब कि W की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, और ऊष्मा कितनी दी गई है, ऊष्मा के मान 150 है। तो इसमें रख देंगे 100 जूल के बराबर जो है ऊष्मा 150 दिया गया है, 150। इसमें ऊष्मा की वैल्यू कितनी है 150, और कार्य कितना किया है इसने 100 जूल। तो कितना आ गया 50 जूल के बराबर इसमें वर्क किया गया। तो फिर से इसको समझ लीजिए, एक गैस है जिसको हम कांस्टेंट प्रेशर पर इसको हम ऊष्मा दे रहे हैं। देखिए चारों तरफ से हमने कितनी ऊष्मा दी 150 जूल। जब ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे तो गैस क्या करेगी, फैलेगी। देखिए फैल गई। तो फैलने के कारण कुछ वो कार्य करेगी, किसके विरुद्ध, वायुमंडल के विरुद्ध, जो हवा है उसके विरुद्ध ये कार्य करेगी। तो वो कार्य इसने कितना किया 100 जूल, और ऊष्मा कितना दी गई 150 जूल। तो कह रहा है कि जब इतना कार्य उसने किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तभी तो कार्य करेगी, ऐसे तो कुछ कार्य करेगी ही नहीं, क्योंकि जब तक आप उसको ऊष्मा नहीं देंगे गैस ऐसे की ऐसी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप ऊष्मा देंगे वो फैलेगी, और फैलेगी तो वायुमंडल के विरुद्ध वो कार्य करेगी। तो ध्यान दीजिए, तो प्रारंभिक और अंतिम ऊर्जाओं का अंतर ये है इंटरनल एनर्जी। शुरू में कुछ इंटरनल एनर्जी रही होगी, फिर बाद में कुछ इंटरनल एनर्जी हुई होगी। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। ये देखिए Q माइनस W। Q क्या है, दी गई ऊष्मा। तो ऊष्मा हमने कितना दिया 150 जूल, कार्य कितना है उसने किया 100 जूल। तो 50 जूल उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, मतलब ऊष्मा देने पर उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब गैस फैलेगी, और फैलने के कारण उसको कुछ कार्य करेगी, इसीलिए उसकी ऊर्जा जो है कितनी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई 50 जूल। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मालूम रहेगी। देखिए ऊष्मा दी रहेगी, कार्य कितना करे वो दिया रहेगा, या तो प्रारंभिक उस एनर्जी, अंतिम एनर्जी, ये सब दिया रहेगा। तो आपको 1 2 3 4, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 और 4, 4 में से 3 वैल्यू दी रहेगी, और उसमें से कोई भी 3 वैल्यू रहेगी तो चौथी वैल्यू निकालनी होगी। Q ऊष्मा है, W कार्य है, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल। डेल्टा जब लगता है इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको हमको आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देखा जाए। देखिए अभी अब आपको पहले से ही बताते जा रहे हैं कि ऊष्मा लिया, हीट लिया, उसके बाद हमने, अब देखिए इसमें जो है ये साउंड का है ये क्वेश्चन। साउंड मतलब कि वेव्स, जो कि जैसे हम बोल रहे हैं, जो आपको आवाज़ पहुंच रही है उसकी, देखिए क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो आपके पास आवाज़ पहुंचती, धीरे से बोलेंगे तो धीरे आवाज़ पहुंचेगी, तेज़ से बोलेंगे तो तेज़ आवाज़ पहुंचेगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो देखिए 3 चीज़ें इसमें होती हैं किसी भी आवाज़ को कंसीडर करने के लिए। देखिए 3 चीज़ें, V इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, जिसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड है, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो जब आप जानते हैं कि साउंड एक वेव है, ऐसे किस स्पीड से चल रही है वेव जो हम बोल रहे हैं, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी को हम एफ से भी दिखाते हैं, और ये भी जानते हैं एफ इज इक्वल टू 1/T होता है।
तो ये सब चीज़ें इसमें देखिए वैल्यू दी रहती है। तो देखिए ये वेवलेंथ है, ये ध्यान रखिए, ये पूरा से यहाँ तक इसकी लेंथ जो उसको कहते हैं वेव की लेंथ, मतलब वेव लेंथ। वी क्या है, किस वेग से वो वेव चल रही है, साउंड जो बोल रहे हैं वो किस वेव से, किस वेलोसिटी से चल रही है। यन क्या है, उसकी आवृत्ति है, मतलब कि 100 हर्ट्ज पर सेकंड या कुछ भी 200 400, ये उसकी आवृत्ति हो गई। और लैम्डा जो है उसका तरंग दैर्ध्य हो गया। तो देखिए एक ट्यूनिंग फार्क है, प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज, द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर 343 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड। देखिए इसमें बहुत सारी अलग अलग वैल्यू भी दी जा सकती है और अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया इसमें 3 चीज़ें, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इसमें कोई 2 चीज़ दी हुई होगी। तो उसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसमें साउंड की वेलोसिटी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो वेलोसिटी ये मालूम है और फ्रीक्वेंसी ये मालूम है। तो आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। तो चलिए इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं और देखते हैं। देखिए वेवलेंथ हमको निकालना है, तो ये देखिए v इज इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई एन आवृत्ति हो गई। अब इसमें v की वैल्यू जो है वो रख दीजिए। v की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें, v की वैल्यू इसमें दी हुई है ट्यूनिंग फार्क प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, वेलोसिटी जो है इसकी स्पीड ऑफ द वेलोसिटी 343 है, 343। तो देखिए 343 रख दीजिए यहाँ पर हमको रखना है 343, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या रखना है इसमें, देखिए साउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी रखनी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 256 हर्ट्ज, ट्यूनिंग फार्क की 256 हर्ट्ज। तो देखिए 256 हर्ट्ज, तो ये दोनों इसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू देखिए किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी, क्योंकि हम केस पद्धति में है। इतनी वैल्यू इसकी जो भी आएगी उसकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है कि साउंड जो चल रही है, वेव्स जो चल रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको देखिए फ्रीक्वेंसी दी। अब ट्यूनिंग फार्क, ये ट्यूनिंग फार्क को भी समझ लीजिए। देखिए ट्यूनिंग फार्क जो होता है ये लोहे का इस तरह से बना होता है। अब इसको हम बल लगा करके या किसी तरह से इसको वाइब्रेट करते हैं, ऐसे वाइब्रेट किया तो जब वाइब्रेट करेंगे, इस तरह से वाइब्रेट करेंगे तो इससे वेव निकलेंगी। तो उस वेव की जो होगी हमको क्या निकालनी है, वेव लेंथ निकालनी है। किस वेव लेंथ की वेव निकाल रही है, देखिए ये जो कितने लेंथ इसकी होगी वो हमको निकालना है, जिसको हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार और इसको समझ लीजिए क्या चीज़ है। देखिए सबसे पहले तो ये ट्यूनिंग फार्क को समझ लीजिए, ऐसे है, ये है। इसको जो है हम वाइब्रेट कराते हैं, ऐसे कहीं ठोक करके इसकी वाइब्रेट कराते हैं, इस तरह से ऐसे वाइब्रेट करेगी, ऐसे 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 इस तरह से वाइब्रेट करेगी। तो इससे जो वेव निकलेगी, ये देखिए वेव्स निकली ऐसे। इस वेव की हमको क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। उसके लिए क्या फार्मूला रखेंगे, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। इस वेवलेंथ की वैल्यू हमको निकालनी है। तो वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v बाई एन आ जाएगा। वेलोसिटी आपकी दी हुई है 343 शायद दिया हुआ, और 256 शायद इसकी, कुछ भी आप दे सकते हैं, इसमें वैल्यू जो दी रहेगी उसको रख दीजिए। अब आपको ये देखना होगा कि मीटर में है कि किलोमीटर में। अगर मीटर में दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू मीटर में आ जाएगी, और नहीं तो सेंटीमीटर में आएगी। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें। हाँ, अब इसी में देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यन फ्रीक्वेंसी को हम 1/T भी लिख सकते हो, तो λ/T, तो ये आवर्तकाल टाइम पीरियड भी दे देगा। तो टाइम दे दिया, वेवलेंथ दे दिया, तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। तो मतलब कोई भी चीज़ें आप उसको निकाल सकते हैं, इसमें कहीं कोई
कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एक बार आप इस पूरे फार्मूले को, क्योंकि डीपली जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए v इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो इसमें कोई भी दो चीज़ें दी रहेगी, तीसरी निकल जाएगी। तीसरा जो है v इज इक्वल टू एन की जगह आप 1/t लिख दीजिए लैम्डा, मतलब v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी हो गया। तो देखिए तीन फार्मूले की ये फार्मूला हो गया v इज इक्वल टू एन लैम्डा, दूसरा फार्मूला हो गया ये, दूसरा फार्मूला ये हो गया सेकंड। तो आप इस दोनों फार्मूले में से कोई भी दो चीज़ें दी रहेंगी। देखिए वेरिएबल क्या कि v है, लैम्डा है और t है। इसमें v है, n है और लैम्डा। तो आपको ध्यान देना होगा कोई दो चीज़ दी हुई, और ये भी ध्यान देना होगा किस पद्धति में, हम KS में है या CGS में है तो उसमें रख देंगे। तो अक्सर गलतियाँ क्या आप लोग करते हैं, देखिए गलतियाँ ये करते हैं कि अगर आपको मीटर किलो सेकंड में पद्धति में दिया हुआ तो उसको मीटर किलो और सेकंड में ही रखेंगे। अगर सेंटीग्राम CGS में रखा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में तो उसको CGS में ही रखेंगे। तो ये चीज़ ध्यान देनी होगी। और हम आपको जैसा कि बताए कि कोई भी वेव्स जो चलती है उसकी अपनी लेंथ होती है जिसको वेव लेंथ कहते हैं। वो एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कर रही है वो उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। 200 आवृत्ति जैसे 256 इसमें दिया तो 201 सेकंड में 256 ऑसिलेशन उसमें हो रहा है, और वो किस वेलोसिटी से चल रही है। वेलोसिटी भी बदलती रहती है, ध्यान दीजिए। वेलोसिटी भी जैसे एयर में कुछ और होगी, लोहे में कुछ और होगी, पानी में कुछ और होगी। तो देखिए वेलोसिटी की वैल्यू ये नहीं कि कांस्टेंट है, वेलोसिटी की वैल्यू लगातार बदलती है मीडियम के अनुसार। मीडियम जैसे मान लीजिए वैक्यूम है, कोई भी मीडियम नहीं तो बहुत तेज़ वेलोसिटी से वो साउंड आगे की तरफ बढ़ेगी। और अगर मान लीजिए लोहा है तो उसमें भी बड़ी, देखिए ये भी ध्यान दीजिए, लोहे में जैसे आप कहीं भी लोहे की पटरी है, अब उसमें कहीं भी आप टक्कर लगा दिए तो देखिए दूसरे कोने पर आप जाके सुनिए बहुत जल्दी से उसमें पहुंच जाती है वेव्स, आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो लोहे में बहुत तेज़ स्पीड से साउंड बढ़ती है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह से पानी में भी अलग वेलोसिटी होती है। तो मीडियम पर डिपेंड करता है वेलोसिटी, साउंड की जो गति होती है, ध्वनि की जो गति होती है वो आपके माध्यम पर डिपेंड करती है। चाहे वो एयर हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे लोहा हो या चांदी हो या कुछ भी हो, उसमें अलग अलग उसकी वेलोसिटी होती है। वो कभी भी मतलब ये नहीं कि हर जगह आप एक ही वेलोसिटी रख दीजिए, और जब वेलोसिटी बदलेगी तो उसकी आवृत्ति ही बदलेगी, उसकी वेवलेंथ बदलेगी, तो सब चीज़ें बदल जाती है। तो मीडियम भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि जो है साउंड किस वेव से चल रही है, किस वेवलेंथ से चल रही है, किसकी क्या आवृत्ति हो जाती, इसको भी ध्यान देना होगा। तो चलिए आगे, अब समझ गए होंगे आप। चलिए अब इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अभी आपको बताए, और आशा करते हैं कि आप उसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उस टाइप के क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से मालूम हो जाएगी। तो देखिए अब हम आपको उस सभी क्वेश्चनों का निचोड़ जो सारांश होता है वो चीज़ बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या फार्मूला लगाया, पहला फार्मूला हमने लगाया था v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से। दूसरा फार्मूला हमने लगाया था, यह देखिए फार्मूला याद रखिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा, तीसरा हमने लगाया था फार्मूला v इज इक्वल टू एन लैम्डा, या इसी को हम लोग लैम्डा बाई टी भी लिख सकते हैं। और एक फार्मूला जो वो हमने वो एनर्जी वाला फार्मूला जो इलेक्ट्रिसिटी का था, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R, ये रखा था। एक और फार्मूला था जो कि आपको याद रखना है, एक जो फार्मूला था वो Q1 Q2 था, और दूसरा था ये
जैसे आप एफ इज इक्वल टू, ये सब फार्मूले आपको याद रखने होंगे। एफ इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई दो चार्ज है तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये सब फार्मूला देखिए इलेक्ट्रिसिटी के हैं। इसमें Q1 Q2 चार्ज, हाँ लंबे सोलेनाइड के लिए, लंबे तार के लिए हमने बताया था, उसके लिए जो है किसी बिंदु पर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो म्यू 0 I अपान 2πr, जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र का मान है और म्यू 0 कांस्टेंट है, आई धारा है और आर जो है दूरी है। तो इस तरह से आपको ये सब फार्मूले हम यूज किए थे इसमें। तो अब याद रखिए ये सब फार्मूले, सबसे पहले तो ये सब फार्मूले आपको याद होना चाहिए, इसमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि फार्मूला वह नहीं दिया रहेगा। ये गति का फार्मूला है, ये देखिए ये दोनों गति का फार्मूला है, ये साउंड का फार्मूला है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला है, और उसके बाद जो है ये आपका देखिए ये जो फार्मूला है ये भी इलेक्ट्रिसिटी का है फार्मूला। इलेक्ट्रिक Q1 Q2 दो चार्ज हैं तो इसको जो है आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या हम आपको बताने जा रहे हैं, ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि इसमें देखिए ये जो है बी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, म्यू 0 I अपान 2πr। तो ये सब फार्मूले अभी हमने बताया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 10 kg, solid sphere of mass 10 kg, radius 0.5 meter is rotating about its axis with a angular velocity 10 radian per second. What is its rotational kinetic energy? तो देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक स्फीयर है, इस तरह से एक स्फीयर है, तो इसकी रेडियस दी, क्या क्या दिया हुआ है इसमें, रेडियस दिया हुआ r इज इक्वल टू 0.5 मीटर, इसकी मास m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 kg, और एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा की वैल्यू दी हुई है कितनी 10 रेडियन पर सेकेंड, ये चीज़ दी हुई। तो हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक। ये स्फीयर जो है चक्कर लगा रहा है इस तरह से, इसकी आर जो है इसकी जो है रेडियस है, मास m 10 kg है, एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड है, स्क्वायर है, तो इसको हमको निकालना है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला ये जो लगानेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए ये लिखेंगे, पहले इसको समझ लें, के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पर आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। चूँकि यहाँ स्फीयर लिया गया है तो स्फीयर के लिए अलग इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 यम आर स्क्वायर, ये इसकी स्फीयर के लिए ये फार्मूला, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होती है। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1/5 यम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ध्यान दीजिए ये क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। क्या है वस्तु, स्फीयर है। तो स्फीयर के लिए हर एक वस्तुओं की अलग, सिलेंडर की अलग, स्फीयर की अलग, स्ट्रेट रॉड की अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अलग अलग होती है। तो सिलेंडर के लिए ये रखना होगा। तो यहाँ देखिए समझदारी क्या रखनी है, आप ये ध्यान दीजिए कि कौन सी वस्तु दी हुई है, किस वस्तु की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए यहाँ चूँकि हमको स्फीयर दिया हुआ, तो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी उसको निकालेंगे, न कि और किसी चीज़ की। तो 2/5 ये चीज़ होती है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होती है 2/5 यम आर स्क्वायर। यम जो है वस्तु की द्रव्यमान, स्फीयर की द्रव्यमान है, आर जो है इसका रेडियस है यहाँ से, और ओमेगा किस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही, ये आपको रखना है इसमें। तो यम आर ओमेगा स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई यम आर 1/5 यम आर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
तो देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, सब वैल्यू दी हुई है। देखिए इसमें जो है वैल्यू जो दी हुई है सब कुछ आर दिया हुआ है। देखिए इसमें जो है क्या क्या दिया हुआ है, आर दिया है, यम दिया हुआ है और ओमेगा, तीनों चीज़ दी हुई है। तो आर, यम और ओमेगा की वैल्यू आप इसकी रख लेंगे और आ जाएगा। तो क्या आपको फिर से एक बार समझ लीजिए फिर से इस फार्मूले को, क्योंकि ये सब वैल्यू तो आप खुद रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों 10 ये है, 10 ये है और ये 0.5। तो आइए इसको हम एक बार फिर से इसको दिखा देते हैं। यहाँ पर फार्मूला को फिर से हम आपको अलग लिख करके बता देते हैं। देखिए k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए हाफ आई की जगह 2/5 यम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। 2 से 2 ये कट गया तो क्या बचा, ये 1/5 यम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसमें देखिए क्लियर, हम जहाँ तक हमको याद है इसमें यम की वैल्यू 10 दी हुई है, आर की वैल्यू भी 10 दी हुई है, ओमेगा की वैल्यू 0.5 दी हुई है। तो ये सब वैल्यू का स्क्वायर यहाँ कर दीजिए, इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए। तो सेमकेस पद्धति में अगर है ये तो इतना कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू निकल जाएगी। वैल्यू रख करके आप देख लीजिएगा कि क्या क्या वैल्यू इसकी दी हुई है। तो देखिए इसमें क्या आपको याद क्या रखना है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ध्यान रखना है कि वस्तु स्फीयर है कि रॉड है कि क्या है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए अलग फार्मूला ये रखेंगे। और क्या क्या मास उसका मालूम होना चाहिए, रेडियस मालूम होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए। तो काइनेटिक, और दूसरी चीज़ किस पद्धति में है, यम के एस पद्धति में है या CGS पद्धति में है, ये सब ध्यान देना होगा। तो इसकी वैल्यू आप रख करके आसानी से इसको हल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब देखिए इसमें जो है क्लियर दिया, ये सॉलिड स्फीयर है। अब देखिए इसमें ये सॉलिड स्फीयर है, इसमें कर ये सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर में उसका मास कितना है 10 kg है, रेडियस कितना है 0.5, तो रेडियस का मान रख देंगे 0.5। और किस एक्सिस के लॉन्ग घूम रहे, चक्कर लगा रहा है, इस तरह से ये चक्कर लगा रहा है, किस रेडियस एंगुलर वेलोसिटी से 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन उस काइनेटिक एनर्जी को क्या कहेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये वस्तु क्या हो रही है, घूम रही है। तो इस स्फीयर को चूंकि हम घुमा रहे हैं किसी एक्सिस के लॉन्ग, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो ध्यान दीजिए इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दो ढंग की होती है कि एक तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, आप जानते ही होंगे हाफ mv स्क्वायर, तो वो नहीं है। यहाँ पर हमको यहाँ क्या लेना है, रोटेशनल काइनेटिक, क्योंकि वस्तु ये घूम रही है। और कभी कभी वस्तु जैसे अब सीधी रेखा में ऐसे चल रही है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ या v स्क्वायर होती है, और v जो है उसमें एंगुलर वेलोसिटी ना हो करके वो लीनियर वेलोसिटी होती है। और यम क्या होता है, मास होता है। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ता आघूर्ण रखना है, अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग जड़ता आघूर्ण की वैल्यू रखनी है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी, नहीं तो कहीं भी कोई मिस्टेक हो जाएगा तो आपका सारी मेहनत गलत हो जाएगी और आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो फिर से आपको हम इस पूरे वीडियो का हम निचोड़ हम बता देते हैं। पहले तो आप अच्छे नंबर पाने के लिए कोई भी वीडियो आप देखिए हमारा तो पूरा ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको हर चैप्टर के, क्योंकि हम बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स के जो है हम वो लाते हैं, क्वेश्चंस लाते हैं, तो पूरे फिजिक्स को कोशिश करते हैं कि एक तरह से उसको रिवाइज किया जाए। तो डिफरेंट टाइप के आपको उसमें क्वेश्चन भी आते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो है आपके अलग अलग ढंग के फार्मूले आते हैं। तो फार्मूले जब अलग अलग ढंग के आएंगे तो आपके फार्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे। और इस तरह से अब अगर हम 1000-2000 क्वेश्चन कर लेंगे तो क्यों नहीं क्वेश्चन आपको पकड़ाएंगे, निश्चित रूप से क्वेश्चन पकड़ाएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर आप पाएंगे। इसी आशा के साथ हम आपसे पुनः मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए
और पूरा वीडियो देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। देखिए ये मुफ्त की चीज़ें हैं, इसमें आपको कोई चीज़ कुछ लगना नहीं है। आप सिर्फ आप ध्यान से उसको पढ़िए और ध्यान से देखिए और वीडियो को सुनिए, समझिए। तो आपसे बस इतना ही है कि आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो नया जो वीडियो आएगा आप उसमें देखेंगे। हाँ, आपको कोई पैसा तो लगना नहीं है, कुछ भी नहीं लगना है। सिर्फ आपको हमारी मेहनत का हमें एक तरह से समझिए कि उत्साहवर्धन करना है। किसके द्वारा? सब्सक्राइब करके। तो बेटे आपको पुनः हम धन्यवाद देते हैं कि आप वीडियो को देखा होगा और समझा होगा। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको समझ में नहीं आता या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख करके हमें बताइए, जिससे हम नए वीडियो में उसमें सुधार करेंगे या और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को नए तरीके से भी समझाएंगे। क्योंकि सभी बच्चों को हर चीज़ें समझ में नहीं आती है। हो सकता है कहीं आपको तो तेज बच्चे हैं वो तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन जो कमज़ोर होते हैं उनकी परेशानी होती है। तो वो अपनी परेशानियों को हल लिखें और जिससे हम नए वीडियो में उसमें सुधार करके आपके लायक वीडियो बनाएं। तो धन्यवाद बच्चों, और पुनः आपसे निवेदन है कि कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें और अपना सजेशन भी दें। धन्यवाद।